हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को मेरी राम राम। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। तो बेटा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, यस और नो। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भाई आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है बेटा, परमाणु संरचना का यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कैथोड रेज के बारे में बताया, एनोड रेज के बारे में बताया, पर मैंने आपको एनोड रेज के 5 विशेषताएं ऑलमोस्ट बता दी थी। अब बात आती है इसके आगे की विशेषताओं को समझने की। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि देखो यार, इतना तो समझ में आ गया था कि जो कैथोड कण है ना हमारे पास, ठीक है, कैथोड कण है बेटा, कैथोड कण, उन पर धनावेश था। अगर उनको हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से पास करेंगे, मतलब उससे निकालेंगे, तो ये ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होंगे, झुक जाएंगी। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट हो गए थे। लव यू बेटा, लव यू, लव यू, लव यू गाइस, लव यू, बहुत बहुत प्यार आपको यार। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो बाबू आज देखें क्या करना है हमको, इधर देखो, है ना। तुम ये चाहते हो ना, जैसे कहते हो कि सर हमसे कोई प्यार से बात कर ले, हमसे कोई प्यार से बात ही नहीं करता। हर मास्टर भी हमें धमका के ही रखता है, ठीक है, वो भी कोई हमें भाव नहीं देती। तो आज से मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी प्यार से। ठीक है, चलो चलो मेरा बाबू, आओ पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, छठा था कि भाई एनोड किरणों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर किरणें ऋण सिरे की ओर, सिरा मतलब जो छोर होता है, ऋण भाग की ओर, नेगेटिव भाग की ओर, ऋण सिरे की ओर। ऋण को मतलब बोलते हैं बेटा हम लोग नेगेटिव, ठीक है, सिरे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है, ठीक है बेटा, जिससे यह सिद्ध होता है कि एनोड कणों पर धनावेश होता है। एक तो ये पॉइंट था बेटा, ठीक है, जो भी पॉइंट मेरा लास्ट का रहा था कल। मैं कहां से हूं बेटा, मैं हूं तो उत्तर प्रदेश से, पर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 3 अन्य स्टेट को लगता है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी में तो है ही। और भाषा में मैं थोड़ी राजस्थानी बोल लेता हूं, हिंदी में मैं मध्य प्रदेश की हिंदी तो बोल लेता हूं, मतलब हिंदी, लेकिन जो लैंग्वेज है वो मैं सारी बोल लेता हूं। आजकल तो बिहार से भी मेरा बड़ा गजब लैंग्वेज लगती है, एकदम बिहारी। मेरा एक दोस्त था सौरभ शिवम करके था वो, तो उसके साथ रह के मैंने बिहारी सीख ली। ठीक है, बढ़िया भाई, बढ़िया। सहारनपुर, यस सहारनपुर है भाई। तो जिससे यह सिद्ध होता है कि एनोड कणों पर धनावेश होता है।
अब देखो बेटा, हर एक पॉइंट को समझाना, विस्तार से एक्सप्लेन करना, यही मेरा काम है। अच्छा, आप नए स्टूडेंट हो, आज जुड़े हो आप, चलो अच्छा है, टाइम से जुड़ गए, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी आज पहली क्लास है और जो बच्चा आज पहली क्लास ले रहा है बेटा, ये टॉपिक है एनोड किरणें और ये कैथोड किरणें। कैथोड किरणों वाला पार्ट हुआ है, एनोड किरणों वाला पार्ट हुआ है। बाई चांस कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बाई चांस, नॉट ऑलवेज। लेकिन एनोड किरणें जैसे ही मैं खत्म करूंगा तो जो आगे का पार्ट चलेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से जेई के भी क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं वहां पर। तो ध्यान रखना, आगे जब आप पढ़ोगे, मतलब आज से आगे आगे एनोड किरणों तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब मैं जे थॉमसन का वो पढ़ाऊंगा आपको, परमाणु सिद्धांत, ठीक है, वहां से आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल डीपली। अब देखो भाई, यहां पर 7वां पॉइंट क्या है, एनोड कणों या एनोड किरणों, चाहे किरण कह लो या कण कह लो बेटा, या किरणों, एनोड कणों या एनोड किरणों का विशिष्ट आवेश एक यूनिवर्सल नियतांक नहीं होता। नियतांक तो होता है पर यूनिवर्सल नियतांक नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई हमेशा ही मतलब एक तरीके से फिक्स ही रहे सारे एनोड कणों के लिए, क्योंकि मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करना। ध्यान रखना बेटा, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, चूंकि एनोड कण गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? निर्भर करते हैं। अगर आपने कैथोड और एनोड के बीच में, जैसे कल मैंने हाइड्रोजन गैस ली थी, तो हाइड्रोजन गैस से क्या बने थे बेटा? H+। अगर वहां पर नाइट्रोजन लेता तो N+ बनते, ऑक्सीजन लेता O+ बनते, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग आदि ऐसे एनोड कण हो सकते हैं, ऐसे एनोड कण हो सकते हैं। अब विशिष्ट आवेश क्या है, इसको नोट करने का मौका दूंगा, पहले समझा रहा हूं। विशिष्ट आवेश क्या है बेटा? ठीक है, विशिष्ट आवेश बराबर होता है आवेश बटे द्रव्यमान। आवेश बटे द्रव्यमान। अगर मैं H+ के लिए निकालूंगा बेटा, ठीक है, विशिष्ट आवेश को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक चार्ज। तो बेटा अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज निकालूंगा H+ के लिए, तो आप लोग जानते हो H+ का जो आवेश होता है वो होता है E के बराबर। और E किसके बराबर होता है? मतलब एक यूनिट चार्ज को E कहते हैं, और वो कूलाम में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड, ये होता है। तो चाहे तो इस मान को आप ऐसे लिख लो 1.6, क्योंकि 1 E का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁰। यूनिफाइड को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1.67 गुणा 10⁻⁻27, ये करना पड़ेगा। अगर मान लो स्पेसिफिक चार्ज मैं नाइट्रोजन प्लस के लिए निकालूं, तो नाइट्रोजन पे आवेश तो E है, पर नाइट्रोजन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है, ये बात आप जानते होंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? सोचो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार होता है 14 यूनिफाइड। 14 यूनिफाइड। अगर मैं E को रखता हूं 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ और यहां पर रखूंगा 14, यूनिफाइड का मान क्या होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻⁻27। अब देखो बेटा, क्योंकि द्रव्यमान बदल रहा है,
द्रव्यमान, देखो आवेश सेम है, द्रव्यमान बदल रहा है। अब द्रव्यमान बदलेगा बेटा तो विशिष्ट आवेश भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यस और नो। तो यह बात हमें समझ में आ गई कि भाई एनोड कणों या एनोड किरणों का विशिष्ट आवेश एक यूनिवर्सल नियतांक नहीं होता। अगर अलग अलग प्रकार के एनोड कण होंगे तो उनके लिए विशिष्ट आवेश अलग अलग होगा। जैसे हम लोगों ने जब समझाया था कैथोड किरणों का, तो कैथोड कणों का क्या खास बात थी कि आप कोई भी धातु लो जिससे भी आप कैथोड कण निकाल रहे हो, कैथोड कण है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, चाहे वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो लोहे का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कॉपर का इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन फिक्स था वहां पे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश भी फिक्स था वहां पे और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी फिक्स था। लेकिन अल्फा कण जो है, ये एनोड कण जो है, ये एनोड से निकलते नहीं है। ये तो वो जो गैस ट्यूब बनाई थी मैंने कल, उसमें कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस के अणु होते थे उनके कारण जो धनायन बनते थे उनको एनोड कण कहा गया। अब गैस अलग अलग हो सकती है तो बेटा एनोड कण अलग अलग हो सकते हैं। एनोड कण अलग अलग हो सकते हैं तो बेटा उनका जो विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज वो अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो विशिष्ट आवेश है वो सबके लिए सेम नहीं है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो मुझे बताइए बेटा किस किस को यह बात समझ में आ गई, बताइए बेटा किस किस को यह बात समझ में आ गई। मारवाड़ी बेटा मैं समझ लेता हूं, समझ तो मैं लेता हूं सारी। ऑल क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पर मैं एक बात लिख सकता हूं, अतः सभी प्रकार के एनोड कणों का विशिष्ट आवेश प्रकार मतलब जब अलग अलग गैस, ठीक है, आवेश गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। सभी प्रकार के जो अल्फा एनोड कण होंगे उनका जो विशिष्ट आवेश होगा वो गैसों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अरे भोजपुरी थोड़ा ही ना मैंने बोला यार, भोजपुरी नहीं बोलते हमारे साइड, समझ लेते हैं। एक बार पता क्या हुआ, भोजपुरी की बात मैं तो एक बार जैसे कई मूवी डब होती है ना, तो उसमें तो स्पाइडरमैन मूवी थी भाई, मकड़ मानव। तो जैसे पहले पुराने टाइम पे जब सीडी डीवीडी का टाइम था तो उस टाइम पे कैसेट आती थी, तो अंग्रेजी की जो पिक्चर होती थी उनको हिंदी में डब्ड करते थे नाम। जैसे स्पाइडरमैन को मकड़ मानव, ठीक है, मकड़ मानव को डबिंग भी कर रखी थी हिंदी में, तो चलो फिर भी ठीक है, भोजपुरी में कर रखी थी। तो वो ऐसे ऐसे करता है जैसे स्पाइडरमैन अपनी हीरोइन को, ठीक है, प्यार करके कहता है थैंक्स फॉर द स्वीट किस, इतना वो कह के चुप हो जाता है इंग्लिश में, थैंक्स फॉर द स्वीट किस। भोजपुरी में कहता तोरा चुम्मा तो बड़ा मिठवा हुआ रहे। मतलब थोड़ा अभद्र सा लगा और डबिंग करने वाले ने उसमें भी मौज लगा दी। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप मान लो कि इमोशनल सीन है लेकिन वो भोजपुरी में बोल के एकदम हंसा दिया, मगर भाई ये क्या क्या बोल रहे हैं। मारी इधर आ, इधर देखा ये बिल्डिंग पर सेकंड नंबर पर हम खड़ा है। नहीं, कैथोड अलग अलग नहीं थे बेटा, कैथोड अलग अलग हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है, इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है। देखिए मकड़ मानव और मकड़ मानव, इधर देखो, अतः सभी प्रकार के एनोड कणों का विशिष्ट आवेश गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। और जितनी भी गैस है उनमें सबसे हल्की जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो जितने भी एनोड कण है इस दुनिया में उनमें H प्लस का यानी हाइड्रोजन गैस से जो उत्पन्न एनोड कण है उनके लिए विशिष्ट आवेश सबसे ज्यादा होगा मान में, ठीक है।
सभी एनोड कणों में हाइड्रोजन द्वारा उत्पन्न एनोड कण या एनोड कणों का विशिष्ट आवेश सर्वाधिक होता है। क्योंकि H+ का द्रव्यमान सबसे अन्य धनायनों से, धनायन मतलब जो पॉजिटिव वाले आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले धनायनों से सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। नोट करिएगा बेटा, इसको नोट करिएगा इस पॉइंट को, और जब आप नोट कर ले तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में नोटेड, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करवा सकूं बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, नोट करिएगा बेटा। ओके, जब नोट हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में नोटेड, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं दोस्तों। बेटा पीडीएफ तो हिंदी में है, डन। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा आप, ठीक है। कैथोड किरणों के लिए ध्यान से पढ़ना, कैथोड किरणों के गुण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपको गलत बताना है कौन सा है। चलो बताओ बेटा फटाफट। मोटू सर, अरे मैं मोटू नहीं हूं भाई। मैं तुम्हें समझ गया, तुम मुझे कैसे गैस करते होंगे, समझ गया मैं। पता क्या है भाई, यहां पे तो जो स्टूडियो लगे होते हैं ना, ये फ्रेम, पहले इस क्वेश्चन कर लो फिर बताएंगे। मॉड्यूल बेटा पीडब्ल्यू शेयर उसमें मिल जाएगा, पीडब्ल्यू स्टोर पे, अमेजोन पे भी होगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे होगा। कैथोड किरणें वे कैथोड से शुरू होते हैं और एनोड की ओर बढ़ते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। कैथोड किरणें कैथोड से ही निकलती हैं। वे बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में की अनुपस्थिति में सीधी रेखा में चलती हैं, यानी जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तब तो सीधी रेखा में चलेगी, यह भी सत्य है। कैथोड किरणों के गुण कैथोड किरण ट्यूब में इलेक्ट्रोड की सामग्री पर निर्भर नहीं करते, यह मैंने बताया था। कैथोड किरणों के गुण इस बात पर निर्भर नहीं करते कि कौन सी धातु का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन तो किसी का भी वो सेम ही रहता, और ये मैंने आज की क्लास में भी रिपीट करा कई बार, तो ये भी सत्य है। फिर डी का कैथोड किरणों के गुण कैथोड किरण ट्यूब में मौजूद गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मैंने लिखवाया था नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते हैं, तो ये है असत्य। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा, तो आपको डी को टिक करना था, हमारे पास डी आंसर था बेटा। 47.85% बच्चों का आंसर करेक्ट है। और पता है नेगेटिव क्यों गया, क्योंकि देखो आदित्य ने 2 सेकंड में आंसर दे दिया, मृदुल कुमारी ने 2 सेकंड में लगभग इतना दे दिया। इतनी जल्दी तो बेटा आप लोगों को, मतलब आपके पास कोई दिव्य शक्ति थोड़ा ही है, आप तो ऐसे समझ रहे हो कि बिल्कुल जैसे कोई मिल गया का रोहित मेहरा हो, कि कोई मिल गया, है ना, रोहित मेहरा हो कि जादू ने तुम पे कोई जादू कर दिया हो, और तुमने बुक को ऐसे ऐसे करा, खत्म, बुक भी मैंने पढ़ दी। बेटा तुम धरती पर रह लो, श्री 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 श्रीमान, गधे कहीं के।
तुम थोड़ा धरती पर रह लो, ये एलियन वाली बातें मत करा करो। अच्छा, नु सोच रहे होंगे सर जी एलियन वाली बात क्यों ना करें, सब लोग ये कहते हैं कि बड़ा सोचा करो। हम भी बड़ा सोच रहे हैं, सीधा क्रिस बनेंगे हम, क्रिस, हम सीधे रोहित मेहरा बनेंगे, ठीक है। हाँ ना, हम सीधा आंसर लगा देंगे। अब पढ़ लो भाई, 2 सेकंड में तुमने चारों स्टेटमेंट पढ़ दी हैं, इससे तुम पकड़े जाते हो बेटा। और मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि यार हम जल्दी अगर जल्दी आंसर देंगे तो महिला या जो कन्याएं हैं ये तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। वाओ वाओ, वैसे होती भी है ऐसी, वो भी बेबुद्धि होती हैं। वाओ अमन, तुमने करेक्ट आंसर इतनी जल्दी कैसे दे देते हो। हाँ, अमन कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं ना बहुत नहीं, पता नहीं है, मैंने ना सब कुछ क्लियर है, अरे मैंने सब पढ़ रखा है, सर तो ये फालतू पढ़ा रहे हैं, ये मैंने पहले ही पढ़ लिया था 10th क्लास में। हाँ, इस सर को कुछ नहीं मेरा होता है बेटा, होता कूल कूल। 10वीं हमने भी करी है, और 10वीं से हम भी 11वीं में आए हैं, इसलिए उसमें रहना है कंट्रोल में, गधे कहीं के। फिर आपका एक क्वेश्चन ये था, इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा गलत कथन है ये बताना है। पढ़ लो भाई स्टेटमेंट, चलो देखते हैं कौन बताएगा। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है। तो ये तो हमारे पास असत्य बात हो गई बेटा। बाकी यह एक ऋणावेशित कण है, ये सत्य हो गई। और यह सभी परमाणुओं का मूल घटक है, यानी जितने भी परमाणु होते हैं दुनिया में सब के अंदर हैं ये भी सत्य है भाई। यह कैथोड किरणों का एक घटक है, एक्चुअली में कैथोड किरणों से ही तो निकला था ये, कैथोडों से, तो ये भी सत्य है बेटा। तो आंसर होगा बी, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, आंसर होगा बी। श्री श्री श्री, ओहो, इस बार तो भाई साहब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इसके ताऊ ने, देखियो 0.95 सेकेंड, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड। भगवान करे गिनीज बुक वाले यहां पे आ जाएं और रिकॉर्ड दर्ज हो गया बेटा तेरा। विष्णु गुप्ता 0.95 सेकेंड, ठीक है बेटा, अब क्या करें तुम्हारी बात, पर ऑन एन एवरेज ज्यादा बच्चों का आंसर बी था तो करेक्ट है। मेरा तो भाई ऐसे बताना है कि भाई हर बच्चे को तो अपन बोल भी नहीं सकते भाई। अब भाई बात करते हैं आगे कहानी पर। आ जाते हैं भाई, तो थोड़ा सा परमाणु सिद्धांत चलाने के बाद से पहले मैं आ जाता हूं अब थोड़ा सा अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे समस्थानिकों के बारे में। अब नया टॉपिक चल गया है समस्थानिक, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटॉप्स। हालांकि आप लोगों ने इसके क्वेश्चन पहले ही कर लिए थे मूल अवधारणा में, ठीक है, पहले ही कर लिए थे आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि पहले नहीं जानते थे। परिभाषा क्या है बेटा, हम लोग कहेंगे वे तत्व या कह लो वे परमाणु या वे स्पीसीज जिनका जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा, समान मतलब नोट उठाने वाला समान, समान मतलब इक्वल, ठीक है, समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, पर भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा,
समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में और बात। ठीक है, वे स्पीशीज जिनका परमाणु क्रमांक समान, इसके उदाहरण देने भी जरूरी है। तो बेटा उदाहरण नंबर 1, आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले क्लोरीन के बारे में बताया था, जब मैंने औसत परमाणु भार पूछा था इनका। तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 1735 तथा क्लोरीन 1737, याद है। फिर उसके बाद एक और उदाहरण करवाया था भाई मैंने आप लोगों को, मुझे क्वेश्चन भी याद है, मैंने लिखवाया था आयरन 2655, आयरन 2656 तथा आयरन 2657। ठीक है, फिर उसके बाद उदाहरण 3 एक और करवाया था मैंने, आपको याद होगा आपको, बोरोन 510 और बोरोन तथा बोरोन 511, इनके मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे, इसलिए मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहे होंगे। फिर आ गया हमारे पास उदाहरण 4। ठीक है, उदाहरण 4 को उधर समझाऊंगा बेटा, सॉरी। ठीक है, उदाहरण 4, आपने 1H1 या 1H2 या 1H3 ऐसे पढ़ा हो। ठीक है, या इसके स्थान पर 1H1 1H2 1D2 और 1T3 ये पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बेटा। एक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटियम, इसका नाम होता है प्रोटियम। डी वाला होता है बेटा ड्यूटीरियम। और एक होता है हमारे पास ट्राइटियम। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यस और नो? आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा, हाँ या ना? फटाफट बताइए, क्या आप लोगों को समस्थानिक पहचानने आ गए, समस्थानिक के उदाहरण और उनकी परिभाषा? बहुत बढ़िया, ट्राइटियम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या बनता है भाई, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सर? ठीक है, इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? देखो एक तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा बेटा पहचान वाला, कि इनमें से कौन से समस्थानिक है, मतलब 2 दे देंगे, उनमें पूछेंगे कौन से क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, एक नोट पॉइंट, आप कहोगे क्या बेटा? समस्थानिकों की रासायनिक या कह सकते हैं प्राकृतिक प्रचुरता अर्थात परसेंटेज दिया होगा, और उनका औसत परमाणु भार पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा। अब देखो बेटा यहां पर एक पॉइंट और,
भाई आपको याद होगा जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको मैंने ऐसे लिखवाया था, एवरेज परमाणु भार बराबर परसेंटेज ऑफ वन, जो भी पहले का परमाणु भार है प्लस परसेंटेज दूसरे का, उसका परमाणु भार, और प्लस एंड सो जितने भी हो सबको जोड़ लो और एंड में 100 से भाग करो। अब ये वाले न्यूमेरिकल आप लोगों ने पहले चैप्टर में कवर कर रखे हैं बड़े अच्छे से मोल अवधारणा में। तो मुझे बताइए बेटा, क्या आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे? क्या आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे बेटा? यस और नो? हाँ या ना? कर सकते हो? यस। तो ये मैंने करवा दिए थे तो इसको मैं छेड़ नहीं रहा, यहां से टाइम बचाना है मुझे, यहां से ना टाइम बचाना है मुझे। बिल्कुल। दूसरा एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है? जैसे सपोज करो नोट पॉइंट एक और समझना है, और मैं समझाऊंगा ये बात, ऐसा नहीं कि समझाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। समस्थानिकों की एक विशेषता होती है, खास बात होती है बेटा। समस्थानिकों का, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक एक ही तत्व, एक ही तत्व के दो भिन्न भिन्न नाभिक रखते हैं। मतलब कंडीशन यह है कि ना तत्व एक ही है, नाभिक अलग अलग है उनका। आपको सर जी कैसे? देखो एक क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन 3517, और एक है क्लोरीन 1737। तो बेटा दोनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या सेम है, तो है क्लोरीन ही, तो तत्व तो समान नहीं हुआ। नाभिक अलग अलग कैसे हुआ बेटा? कि भाई जो हमारे पास एक क्लोरीन होगा, इसके नाभिक के अंदर अगर आप यहां पर देखोगे ना, हम लोग जानते हैं कि जेड जो है परमाणु क्रमांक वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जेड इसका कितना हो गया? 17। तो प्रोटॉन कितने होंगे बेटा इसके अंदर? 17। और आप लोगों को एक फॉर्मूला पड़ा होगा, ए बराबर होता है पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। तो इसका जो परमाणु भार है वो 35 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? 17 है। अब न्यूट्रॉन आप निकालोगे तो न्यूट्रॉन निकल के आएंगे 18 न्यूट्रॉन। कितने निकल के आ गए बेटा? 18 न्यूट्रॉन। तो और प्रोटॉन कितने थे बेटा? 17। तो आप ये सोचो कि जो हमारे पास, यहीं पर बना देता हूं है ना, कि जो हमारे पास क्लोरीन 1735 का नाभिक होगा, उसके अंदर 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन है। लेकिन वहीं पर अगर आप क्लोरीन 37 को देखोगे तो प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर, जो कि 17 है, पर इसका जो परमाणु भार है वो P प्लस एन से निकालोगे, परमाणु भार 37 है, प्रोटोनों की संख्या 17 है, और न्यूट्रॉन की संख्या जब आप निकालोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी 19। इसका मतलब यह हुआ कि भाई जो हमारे पास 17 क्लोरीन 37 है उसका नाभिक अलग होगा, उसके अंदर 19 तो है न्यूट्रॉन और 17 है प्रोटॉन। तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि तत्व तो एक ही है पर उनके नाभिक अलग अलग है। ठीक है? अब जिस बच्चे को ये पॉइंट समझ में आ गया समस्थानिकों के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, आगे बढ़िए, मजा आ गया, समझ में आ गया, या आग लगा दीजिएगा फटाफट। श्री 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 अर्जुना जेई 2027 के सभी बालकों को, अच्छा 20 होगा यार, तुम्हें तो काउंटिंग आती है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। 20 न्यूट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन। भाई तुम तो खतरनाक हो भाई, तुम्हें तो काउंटिंग आती है, मुझे लगता है तुम्हें आती नहीं है। 20 न्यूट्रॉन वो जानबूझ के किया था बेटा मैंने,
तभी तो तुम्हें लगता है कि देखो सामने वाले को कुछ नहीं पता। हाँ, तभी तो तुम कहते हो ना, देखा, अरे सुन रही हो, वो मैंने आंसर जो दिया था ना 0.95 सेकंड में, वो ऐसे ही नहीं दिया था। मुझे पता है, मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं पहले से ही पढ़ा हुआ हूं। चलिए, 20 न्यूट्रॉन हो गया बेटा, मतलब यही सब हो गया क्लियर, ये मैं समझाना चाह रहा था। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है समभारियों का। समभारी, सुनना मेरे बात, एक होते समभारिक, एक क्या होते हैं हमारे पास समभारिक, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स। तो भाई आइसोबार क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जिनका जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न भिन्न, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, परंतु परमाणु भार समान होता है। ठीक है, परमाणु भार समान होता है। आ जाते हैं भाई हम यहां पर, जैसे कि हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक, बहुत सारे हैं। उदाहरण देखिए आप, पहला, हमारे पास 18 आर्गन 40 और बेटा 20 कैल्शियम 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु भार 40 है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार 40 है। उदाहरण नंबर 2, फास्फोरस 1531 और भाई सल्फर 1632, सॉरी 31 वाला नहीं, 32 वाला लेना है, 32 वाला, 32 और 32। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं बेटा जिनका परमाणु भार सेम है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है। अब इसमें केवल पहचान के क्वेश्चन आते हैं, और भाई पॉइंट ये है, ध्यान रखना, समस्थानिक समस्थानिकों समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं जिनका नाभिक भी भिन्न है, जिनका नाभिक भी भिन्न भिन्न होता है। भाई समस्थानिकों में क्या होता था ना, समस्थानिकों में तत्व तो सेम रहता था, परमाणु तो सेम थे, पर नाभिक अलग था। यहां पर क्या है, परमाणु भी भिन्न है ना, भिन्न भिन्न तत्वों के हैं, और नाभिक भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि एक आर्गन दूसरा कैल्शियम, एक फास्फोरस एक सल्फर। लेकिन बस अंतर यह है कि जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग हैं, लेकिन जो परमाणु भार है वो समान है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक समझ लिया होगा। यस और नो? फटाफट बताइए भाई, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना? क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा? डन है भाई? क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो बेटा आगे नेक्स्ट, फिर आता है हमारे पास तीसरा, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज, या सीधा सम न्यूट्रॉनिक ही समझा देता हूं, स्पीसीज लिख के क्यों मेरा टाइम खराब करोगे आप।
श्री 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 अर्जुना जय हिंदी 2027 के सभी बालकों को सूचित किया जा रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है आइसो। सम का अर्थ होता है आइसो मतलब समान। अगर न्यूट्रॉनिक शब्द है तो मतलब न्यूट्रॉन समान होते होंगे, तो आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे हम। तो हम कहेंगे बेटा वे स्पीसीज जिनमें जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। वे स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर वे स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ध्यान से देखिएगा भाई प्लीज। उदाहरण देखना बेटा। एक है हमारे पास 6 कार्बन 14 और एक है हमारे पास 8 ऑक्सीजन 16। ठीक है, ये दो स्पीसीज है, चेक करनी है क्योंकि देखो इनके परमाणु भार अलग हैं, परमाणु क्रमांक भी अलग है। परमाणु क्रमांक भी अलग है, परमाणु भार भी अलग है, ध्यान रखना। पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। या एक काम कर लेता हूं मैं, पहले तो इसको थोड़ा और डिटेल में बनाता हूं क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या दो तत्वों के सेम में भी हो सकती है, तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बड़ा करके बनाता हूं। वे स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। अब देखो बेटा, ये मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी पूरी। पता है क्यों? कभी कभी जो समान तत्व होते हैं, जैसे मान लो कार्बन 614 है, मैंने दोनों परमाणु उसी के ले लिए, तो परमाणु क्रमांक भी समान, परमाणु भार भी समान, तो न्यूट्रॉन भी समान होंगे और बेटा प्रोटॉन भी समान होंगे जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु लूंगा तो खाली बात न्यूट्रॉन की नहीं है कि न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए, बात इस चीज की भी है कि उसके अंदर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होने चाहिए। इस वे में जब मैंने उदाहरण की बात करी, इस वे में जब मैंने उदाहरण की बात करी बेटा, तो मैंने एक लिखा कार्बन 614 और एक लिखा 8 ऑक्सीजन 16। तो ये मैंने उदाहरण दिए थे। अगर मैं इसको ध्यान से समझाऊं, भाई ये जो नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक है, यानी प्रोटॉन की संख्या, और ये होता है परमाणु भार। तो अगर मैं यहां पर A बराबर P प्लस N से न्यूट्रॉन निकालूं, A कितना है बेटा 14, P मतलब ये परमाणु क्रमांक 6, तो न्यूट्रॉन निकल के आएंगे बेटा 8 न्यूट्रॉन है। अब यहां पर देखो A बराबर P प्लस N में, A बराबर P प्लस N में 16 हमारे पास परमाणु भार है, 8 अंदर इसके अंदर प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन यहां पर क्या होगा बेटा 8। तो ध्यान रखना ये जो दोनों चीजें हैं आपके सामने, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है? सम न्यूट्रॉनिक
स्पीसीज। आशा करता हूं कि आपको सब न्यूट्रॉनिक स्पीसीज समझ में आ गई होगी। मेरे दिव्य देवताओं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आपको एक क्लियर है, तब तक मैं पानी भर लेता हूं। हाँ तो भाई श्री 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 बहुत अच्छे। एक होता है बेटा हमारे पास, एक हमारे पास होता है सम न्यूट्रॉनिक, सॉरी सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे सम न्यूट्रॉन हो गया, एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हम लोग कहेंगे बेटा वे स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है वस्तुएं, है ना, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके संबंधित वस्तुएं। वे स्पीसीज जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, अब इसका मैं रियल एग्जांपल देकर समझाऊंगा, थोड़ा रिलेट करना, ठीक है, रिलेट करना बेटा। आपको यह बात तो पता होगी, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन लेकर कोई चला गया, तो उस पर धनावेश आता है, और जो कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। यह बेसिक बात आपको पता होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उदाहरण एक, उदाहरण 1, नाइट्रोजन परमाणु है। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। हमें पता है किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल, ठीक है, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, ठीक है, उसके बाद F-, उसके बाद नियॉन, उसके बाद Na+, और उसके बाद Mg+2। ये सारे आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। चलो प्रूफ करके देखते हैं कि भाई कैसे। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं, क्या निकालना चाहता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, परमाणु में 7, और 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, ये भगा के ले आया होगा, तभी तो इस पर कलंक लगा -नेगेटिव -3। तो 7 इसमें पहले से थे, 3 ही और ले आया, तो 7 + 3 बराबर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें चेक करते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका मतलब है इसके अंदर पहले से 8 इलेक्ट्रॉन थे, और भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले आया, तो 8 + 2 कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब F- की बात करें, फ्लोरीन के अंदर अपने 9 इलेक्ट्रॉन थे, पहले से खुद के 9 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 9 है। यह भी एक कहीं से भगा लाया, तो भाई साहब 9 + 1, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, नियोन के पहले से ही अपने 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नियोन का परमाणु क्रमांक ही 10 होता है।
अब हम बात करेंगे सोडियम की, Na+ की, सॉरी। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11। लेकिन इस पर +1 चार्ज है, इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन कहीं कोई लेके भाग गया, चला गया इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें तो माइनस कर लो 1, तो 11 में से 1 गया बेटा, कितना बचे? यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम +2 है भाई, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया, तो 12 में से आप माइनस करोगे 2, तो इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो ये जो सारी स्पीसीज आप देख रहे हो ना बेटा, ये सारी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और सबसे ज्यादा जो पहचान वाले क्वेश्चन है वो सम इलेक्ट्रॉनिक के पूछे जाते हैं ज्यादातर। करिए इसको नोट फटाफट बेटा। ऑल क्लियर माय डियर दोस्तों, भाइयों और बहनों, लेडीज एंड लीडर्स, प्लीज। चलिए एक और उदाहरण देखिए बेटा, यहां पर एक और उदाहरण। ये केवल ऐसे ही नहीं दिखते, इनमें कोई अणु भी हो सकता है, अणु या आयन भी हो सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, देखो उदाहरण नंबर 2। एक होता है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक हमारे पास है NO2+। आप कहोगे सर ठीक है ये भी हो सकता है। एक हमारे पास होगा N2O। इनमें अणु वाले हैं और अणु वाले आयन हैं। भाई ये अणु है, ये अणु है, अणु का आयन है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब इनमें मैं टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने चला, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं बेटा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पूरे अणु में? क्योंकि कार्बन ने कहीं दिए तो है नहीं, आपस में साझा वजह करके कर लिया होगा। तो कार्बन के अंदर के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8। तो 2 के अंदर कितने होंगे? 8 + 8 यानी हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन। जब NO2+ की बात करोगे, नाइट्रोजन के अंदर 7, 2 ऑक्सीजन है, तो 8 + 8, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जितने भी इनके पास सारे इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कोई भाग गया, भले हमें यह नहीं पता किसका भाग गया, पर एक भाग गया, तो हमने सबके जोड़कर माइनस कर दिया 1, तो यह भी क्या आगे बेटा? 22 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करेंगे N2O की। नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 नाइट्रोजन है तो बेटा 7, एक ऑक्सीजन है तो बेटा 8, तो 14 और 8 कितने हो गए बेटा? 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में क्या हो गए बेटा? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं। समझ में आई बात? फटाफट नोट करिए। यारा ओ यारा मिलना हमारा। चलिए चलिए गाइस, मूव। नहीं नहीं, BMW नहीं है बेटा मेरे पास, BMW नहीं है। ऐसा कुछ है कि जैसे 10 BMW आ जाए, BMW नहीं है, पर ऐसा कुछ है कि 10 BMW आ जाए। पता नहीं 10 से भी ज्यादा आ सकती है, मतलब डोंट नो अबाउट। मेरे पास आप लोगों का प्यार है, ठीक है। लाइफ में खाने के लिए इंसान को 2 या 3 वक्त का खाना तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन 2-2.5 वक्त का खाना मिल जाए ठीक है, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए ठीक है, ठीक है, घूमने के लिए अपनी गाड़ी हो वो भी ठीक है। देखो अब यहां पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने आ गया। ये हमारे पास ना ये 2 ग्रुप दे रखे हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। आप लोगों को इनमें से
इनकी स्पीसीज निकालने की क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और ये 4 विकल्प है बेटा, क्रम से उदाहरण है, क्रम से मतलब इसका नाम पहले होगा, इसका नाम बाद में होगा। 90 सेकंड का समय, कमेंट ऑन, चालू हो जाओ। नहीं भाई हो गया भाई, आया आंसर? ठीक है, समय अभी चल रहा है, सोचते रहो। सामने से मैं हट गया हूं। अब देखो भाई आगे, यहां पर तो एक चीज देखोगे आप, 32 34 परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, अलग अलग, लेकिन परमाणु भार क्या हो गए, सेम। तो ये बात तो समझ में आ गई। पहले है हमारे पास समभारिक, यहां पर परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है, परमाणु भार भी अलग अलग है, तो इसमें क्या निकालेंगे भाई, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। तो अगर मैं सिलिकॉन में ए बराबर पी प्लस एन प्रयोग करता हूं सिलिकॉन के लिए, ए है इसका 30, पी है इसके अंदर 14, और नाइट्रोजन, सॉरी ये नाइट्रोजन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास 16। फिर इसके अंदर देखो भाई, अगर इसके अंदर मैं ए बराबर पी प्लस एन करता हूं बाबू, तो इधर ए हो गया 32, देखो ए क्या हो गया 32, पी कितने हो गए बेटा 16, तो यहां पर न्यूट्रॉन आएंगे 16। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन समान है, पर न्यूट्रॉन, दोनों के अंदर न्यूट्रॉन समान है, तो ये क्या हो गया बेटा, सम न्यूट्रॉनिक। तो ये क्या कहलाएंगे भाई, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखो समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक का ऑप्शन कहां दे रखा है बेटा, बी फॉर बाहुबली में। तो आप लोग क्या करोगे भाई, बी को टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। 71.97% बच्चों का आंसर करेक्ट आ गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इनमें से कौन सा सेट सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का है, इनमें से कौन सा सेट सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का है, बताइए भाई। हो सकता है कि तुम्हें परमाणु क्रमांक याद भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को इसलिए दिखाना था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा यहां पर, अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, तो ये तो फिर भी है। सोडियम का बेटा इसके अंदर होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, बताओ कैसे भाई, पोटेशियम के अंदर 19 होता है परमाणु क्रमांक, एक चला गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के अंदर 17 होता है, एक कहीं से आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम का बेचारे का 11 होता है, चला गया तो 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नहीं हो सकते भाई, इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। पोटेशियम में 18 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के 18 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, यानी इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो चले गए तो इसके अंदर भी अब 18 इलेक्ट्रॉन बचे, तो टोटल सबके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर समान है, बी के अंदर, बी फॉर बाहुबली। ठीक है,
53.8। देखो बेटा, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे आप लोगों को याद होगा, मेरी बातों पे आपको थोड़ा तो यकीन आ गया होगा, क्योंकि मैंने जब आपको समस्थानिक बताए तो समस्थानिक मैंने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाए और दूसरे चैप्टर में भी आए आए ना। इसी बिहाफ पर मैंने ये भी बोल दिया कि देख भाई, परमाणु को उसमें समस्थानिका के क्वेश्चन मैंने परमाणु उसमें करवाए थे, मूल अवधारणा में, और आपने कहा हाँ जी करे थे, इसका मतलब आपको आते हैं। अब यहां पर सम इलेक्ट्रॉनों की जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि यहां पर सम इलेक्ट्रॉनिक का जिक्र है। पर मुझे पता है कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम होती है कि सर हमें परमाणु क्रमांक याद नहीं है, हमें परमाणु भार याद नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम अक्सर होती है, और जो 11वीं के बच्चे होते हैं उनमें खासकर। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं ओवरऑल, कि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, आवर्त सारणी, वहां पर भी इसका जिक्र होगा। और एक होगा बेटा हमारे पास रासायनिक बंधन, वहां पर भी इसका जिक्र होगा। तो आवर्त सारणी में तो आप लोगों को जब पूरी आवर्त सारणी पढ़ाई जाती है ना, तो परमाणु क्रमांक कैसे याद करते हैं, परमाणु भार कैसे याद करते हैं, सारी बातें आपको बताई जाती है बेटा। तो उसकी आप टेंशन ही ना लो, ठीक है। टेक थोड़ा टाइम लेना, जैसे आप अगले चैप्टर पहुंचोगे ऑटोमेटिक आपको ये पता लग जाएगा परमाणु क्रमांक, जो तुम्हें याद नहीं है। तो भाई ये बात मैंने करवा दी। अब मेरे पास ना कुछ क्वेश्चन ऐसे, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये रहा 60 सेकंड का है। दो परमाणुओं को समभारिक कहा जाता है यदि, दो परमाणुओं को समभारिक कहा जाता है यदि अरे अभिषेक सर तो भाई हैं अपने यार, उनके पास बीएमडब्ल्यू हो, मेरे पास बीएमडब्ल्यू हो, एक ही बात है, ठीक है। चलानी एक को ही, एक साइड में बैठता है। आज एक बच्चा मुझे बोला, मोटू सर बेटा पता तुम्हें, अभी तुम मुझसे मिला नहीं है, जब तू अपना सेलिब्रेशन करने आएगा ना यहाँ पे कि मैंने आईआईटी में रैंक निकाली है, तब तुम मुझसे मिलेगा। जब तुम मुझसे मिलेगा तो तुम मुझे देखेगा कि एक 6 फुट का दानव तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है। तो जितने मतलब ऑलमोस्ट 1-2 ही टीचर होंगे जो मेरे हाइट के होंगे, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें यहां पर ये लगता होगा, क्योंकि ये बोर्ड जो है ना, बोर्ड ये इस हाइट पे लगा हुआ है कि तुम्हें मेरा ये हिस्सा दिखता है और तुम्हें लगता है मोटू है। एक बार बाइसेप की लाइन दिखा दी ना बेटा, ये कहेगा कि सर ये लाइन मुझे बनानी है, ठीक है। बाकी इधर उधर की लाइन तो मैं देखूंगा बाद में। और बाकियों का क्या सीन होता है, मतलब मैं सबके नहीं, उनके बोर्ड नीचे है बेटा, अब वो बेचारे पतले हैं तो वो लंबे लगते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं सबसे छोटा हूं यार, वो अपने हिसाब से ठीक है, ठीक है। उनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, परमाणु द्रव्यमान संख्या ही तो समान होती है। उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा, भाई परमाणु भारी तो हुआ, समान होता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक। तो सही डेफिनेशन जो है बेटा इसकी डी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यानी परमाणु भार समान होता है, लेकिन प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक अलग होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा डी। मुझे पता है मार खा गए इसमें तुम, मुझे पता है मार खा गए इसमें तुम, और बन जाओ हीरो। अरे नहीं नहीं, बुरा नहीं माना। एक बच्चा, वो बच्चा बेचारा प्यारा कह, सर आपने आपको अपने मोटू कहा इसलिए आप बुरा मान गए। अरे नहीं, मोटू नहीं कहा, बुरा नहीं माना भाई। देखो, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई देखो मैं क्यूट लगने के लिए यहां पे ऐसे क्रीम और पाउडर लगाऊंगा और मैं बोलूंगा हेलो बच्चों, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता ना बेटा। तो मुझे मुझे ऐसे करना पड़ता, भैया मैं मोटू हूं, मेरा नाम चलो ठीक है, लो लो हट गया भाई, हट गया, करो यार जो करना है, हट गया साइड में।
अब देखो भाई, कहानी समाप्त होती हुई, अब हम थोड़ा सा चलते हैं परमाणु सिद्धांतों पर। ध्यान रखना, 4 परमाणु सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है इस साल। आप लोगों ने वैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, मैं उसको नहीं ले रहा हूं। मेरे पास जो 4 परमाणु सिद्धांत है, उसमें पहला आएगा जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का अल्फा किरणों के प्रकीर्णन यानी परमाणु सिद्धांत, नील बोहर का सिद्धांत, और चौथे नंबर पे आएगा हमारा श्रोडिंगर का परमाणु सिद्धांत। 4 परमाणु सिद्धांत हैं। अब ये परमाणु सिद्धांत, इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, कैसे नहीं पड़ी, तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लो तुम्हें ना भूख लगी है, और तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है, तो तुम रास्ते से जा रहे हो जंगल में, अचानक तुम्हें एक ऐसा वो मिला, कुछ इतना बड़ा पड़ा हुआ था जमीन पे, थोड़ा सा येलो येलो और चॉकलेटी सा कलर था। अब तुम ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको चॉकलेट समझ के खा जाओगे कि सर भूख लगी है मैं तो खा गया। मैंने कहा बेटा खाना नहीं था, वो गोबर था। फंस गया, तो वो गोबर था। आप फिर तुम कहोगे जी खराब कर, ऐसा जी जीव खराब हो गया हमारा। इसका मतलब है जो आप खोज करते हो ना जंगल में कि मुझे खाना खाना है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ये कि जैसा आपको मिल गया आपने खा लिया, है ना। आप देखोगे कि गोबर खाने लायक है या नहीं है, नहीं है तो नहीं खाओगे, आगे बढ़ोगे और खोज करोगे, खोज करते जाओगे, खोज करते जाओगे, और फिर एक्चुअली में आप हो सकता है एक बाग में, बगीचे में, या फल के पेड़ के पास पहुंच जाओगे। ऐसे ही साइंस की बात थी। साइंस के दुनिया में जब ये डिस्कवरी हुई कि भाई परमाणु है, परमाणु सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का, तत्व का, यह बात आपको पता थी। फिर लोगों की जिज्ञासा हुई, यार ये परमाणु कैसा होता होगा, इस परमाणु के भीतर भी कुछ होता है या परमाणु बस यही है सब कुछ। साइंटिस्ट लोगों में क्यूरियोसिटी आ गई। फिर भाई साहब अब हुआ क्या, इस परमाणु की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे थॉमसन। क्योंकि इन्होंने कैथोड किरणों का जब ये एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि कैथोड किरणों का इलेक्ट्रॉन उन्होंने ही खोजा था, तो उनको यह बात समझ में आ गई थी कि परमाणु के अंदर भी कुछ है। इसका मतलब है कि जो दुनिया में हम ये मानते हैं कि परमाणु सबसे छोटा है, और डाल्टन जो बाबा कह गए थे कि परमाणु सबसे छोटा है, इसका मतलब वो पूरी बात नहीं थी। परमाणु के भीतर भी कुछ है, क्योंकि मैंने तो निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो सकता है कुछ और भी हो भाई। तो ये सारी चीजें अब दुनिया में ये क्वेश्चन फैल गए। सारे साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि भाई हाँ परमाणु के अंदर कुछ हो सकता है, भाई परमाणु का बिहेवियर हम जानते नहीं है, चलो इसमें रिसर्च करते हैं। तो हमारे सामने एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग थॉमसन का, ठीक है, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, या इसका एक और नाम होता है बेटा थॉमसन का वाटरमेलन पुडिंग सिद्धांत, या पुडिंग सिद्धांत कह लो या मॉडल कह लो आप। अब इस बात को समझो भाई, अब इसमें आज तुम देखोगे मेरी ड्राइंग कितनी खतरनाक है। गजब ड्राइंग है भाई साहब, गुड मिलता था मुझे। मुझे गुड मिलता था बेटा। देखो भाई एक तरबूज है, वाटरमेलन का मतलब क्या हुआ, तरबूज है भाई। इस तरबूज को ही समझना है हमें डिटेल में, क्योंकि उन्होंने तरबूज के आधार पर ही बात करी थी सारी। तो ये तरबूज है, और भाई हमारे यहां पे देखो कुछ लोगों को लगता है सर तरबूज कच्चा भी हो सकता है। हम तरबूज लेके आते हैं, वो तरबूज थोड़ा वैसा निकल गया था, कैसा, थोड़ा क्या बोलते हैं यार उसको, वाइट वाइट निकल गया था। तो भाई मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक और चीज। भाई तरबूज तो कट गया भाई, तरबूज तो कट गया भाई। बटेगा नहीं तुम में, लेकिन तरबूज कट गया। मैंने सोचा कि तुम्हें तरबूज तुम्हारे सामने काट के दिखाता हूं, तो दीदी ने काट दिया भाई पहले ही। अब देखो यहां पे होता क्या है,
तरबूज होता है अंदर से लाल रंग का। तुमने तो नहीं देखा होगा ना बेटा? हाँ, बहुत महंगा है। तो मुझे पता है कुछ लोगों ने देखा नहीं होगा आज तक तरबूज, तो मैं दिखा देता हूं। हाँ, लाल रंग का होता है जी अंदर से, बाहर से तो ग्रीन है। तो ये हमने बना दिया तो भाई तरबूज बन के तैयार है। ठीक है, तरबूज जो है बन के तैयार है। आप कैसे तरबूज बनता थोड़ा, ये तरबूज तो उगाया जाता है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे तरबूज आपने अभी रसोई में बनाया हो नमक मिर्च लगा के, मजा आता है लेकिन खाने में। अब तरबूज के अंदर क्या होता है बेटा? तरबूज के अंदर होते हैं काले काले बीज, काले काले बीज। ये काले काले बीज है बेटा, इनको ध्यान से देखना। ठीक है, ये काले काले बीज हो गए तरबूज के। अब देखो तरबूज की बहुत विशेषता, ये बात तुम्हें तो पता नहीं होगी, मुझे पता है। ये बात नहीं तुम्हें पता होगी, ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, तरबूज लाल रंग का होता है, तुम्हें आज पहली बार पता चल गया 2000 कौन चल रहा है 26 में, और उसमें काले काले बीज होते हैं, ये बात पता लग गई। अब पहला पॉइंट क्या बोले रदरफोर्ड, ये सॉरी रदरफोर्ड कह रहा हूं, थॉमसन। ये बोले कि परमाणु इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक तरबूज की भांति होता है, तरबूज की भांति होता है। इन्होंने कहा भाई साहब, इन्होंने कहा कि अरे हमारे यहां पे तो भाई साहब ऐसे ही होता है। मैं थोड़ा कमेंट बंद कर रहा हूं ताकि आप लिखो भी और समझो भी प्लीज। अब देखो आप लोग जब कोई भी वो देखते हो ना, अब यार मेरे पास देखो ये तो है नहीं, सिंपल सी बात है, तरबूज तो भी है नहीं, बेल रखी है, बेल दिखा देता हूं तुम्हारा सर फोड़ने के लिए। देखो बेटा, तो तरबूज में तुम्हें दिखाता, तरबूज जो है काट दिया गया, बेल रखी है, बेल समझाता हूं। अब जैसे मान लो ये बेल है, ठीक है, तो इस बेल का जो द्रव्यमान है, इस बेल का द्रव्यमान है वो चार पूरी बेल में फैला हुआ है एक समान रूप से, पूरी बेल में। ऐसा नहीं कि यहां से ज्यादा भारी है, यहां से बिल्कुल हल्की है, इधर से ज्यादा भारी, इधर से यहां हल्की है, कोई भी फल ऐसा नहीं होता, एक आध को छोड़कर। बाकी जो मतलब पूरे भरे हुए फल होते हैं उनका क्या होता है, द्रव्यमान चारों तरफ फैला होता है एक समान। तो जब बात आई द्रव्यमान पर, तो इन्होंने बोला कि यार परमाणु तरबूज की तरह होता है, तो उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, और वो पॉइंट सही है गलत है ये बात नहीं है, पर इन्होंने दिए। इन्होंने बोला पहला पॉइंट, जिस प्रकार तरबूज का भार संपूर्ण तरबूज में एक समान रूप से फैला रहता है, ठीक इसी प्रकार परमाणु का द्रव्यमान संपूर्ण परमाणु में, ठीक है, संपूर्ण परमाणु में एक समान रूप से
एक समान रूप से इन्होंने पॉइंट बोला। उस स्टार्टिंग में जब परमाणु की खोज हुई थी तो यह बात अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सारे साइंटिस्टों को मौका दिया जाता कि अजी आपने क्या रिसर्च करी। ऐसे जे थॉमसन आए, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट इन्होंने लिखवाया, ये पॉइंट आपको क्या लगता है सही है या गलत है? आपको क्या लगता है बेटा, सही है या गलत है? ये आपने नोट कर लिया, नोट तो करना ही है, पर आपको लगता क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, योग के बराबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक के अंदर, और नाभिक कहां होता है? बीच में। यानी जो असली में परमाणु होता है उसका भार का भाग तो खाली पड़ा रहता है, उसका भार का भाग तो खाली पड़ा रहता है। उसका सारा का सारा जो भार होता है, सपोज करो मान लो अगर ये परमाणु है वास्तव में, तो परमाणु खोखला होता है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूम रहे होते हैं इस कक्षाओं में, लेकिन जो इसका केंद्र होगा वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही परमाणु भार कहलाता है। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। पर इसकी बात बाद में पता लगी, इसकी बात बाद में पता लगी ये गलत है, क्योंकि उस टाइम के लिए जब सबसे पहले किसी ने परमाणु खोजा तो बहुत बड़ी बात थी। चलिए, तो भाई पहला पॉइंट क्लियर हो गया हो तो मैं सेकंड पॉइंट पे बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? इन्होंने कहा जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग संपूर्ण तरबूज में एक समान रूप से फैला रहता है, ठीक इसी प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग संपूर्ण तरबूज में एक समान रूप से फैला रहता है, ठीक इसी प्रकार परमाणु में धनावेश, क्योंकि जब देखो एक बात क्लियर थी बेटा, सुनना मेरी बात, जब इन्होंने कैथोड परीक्षण किया ना, कैथोड वाला परीक्षण, और जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी तो इनको इतनी बात समझ में आ गई थी अगर इलेक्ट्रॉन है तो पक्का प्रोटॉन भी होगा। मतलब प्रोटॉन पता नहीं था, इन्होंने सोचा अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा ही। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव हो पॉजिटिव ना हो। आप कहोगे हाँ सर सही कह रहे हो आप। तो मैंने कहा कि जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग संपूर्ण तरबूज में एक समान फैला रहता है, उसी प्रकार से परमाणु में धनावेश एक समान रूप से संपूर्ण तरबूज में फैला रहता है। और सुनो और जिस प्रकार तरबूज में काले काले बीज लाल भाग में धसे रहते हैं। भाई ये जो काले काले बीज है ना, ये लाल भाग में धसे रहते हैं कि नहीं रहते? आप कहोगे हाँ सर।
तो इन्होंने कहा, सॉरी, कि जिस प्रकार तरबूज में काले काले बीज लाल भाग में धसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन धनावेश में धसे रहते हैं। ये इनकी स्टेटमेंट थी भाई, ठीक है, धसे रहते हैं। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है भाई, आप कहोगे सर जी क्या है आपका क्वेश्चन, बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है बाबू कि ये जो स्टेटमेंट आपने लिखवाई है, ये बात जे थॉमसन ने दे तो दी, आज के हिसाब से वास्तव में आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है बेटा, ये स्टेटमेंट उन्होंने सही दी थी या गलत दी थी, ये जो थ्योरी दी थी, बोलो। और नोट भी करना है इसको, ये मत सोचना कि गलत है तो नोट नहीं करेंगे, काम नहीं आएगा। नो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, फॉल्स है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारे पास, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है, गलत है। फिर इन्होंने दी स्टेटमेंट नंबर 3। आप भी सोच रहे होंगे भाई चुप क्यों नहीं हो रहा तू थॉमसन बाबा, इतनी सारी गलतियां कर रहे हो, इतनी सारी गलतियां कर रहे हो, सारी स्टेटमेंट गलत दे रहे हो, चुप क्यों नहीं हो रहे? हमें फालतू में पढ़ना पड़ रहा है, तुम तो चले गए परमाणु की खोज करके, हमको आईआईटी क्लियर करने के लिए सब पढ़ना पड़ रहा है। बेटा आप लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मैं जानता हूं। ये अत्याचार आधे जैसे कहते ना कि भाई नीट का एग्जाम वो हो गया, तो ये अत्याचार भाई मैं समझ गया, तुम पे बहुत अत्याचार हो रहा है भाई। लेकिन 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 सुनना मेरी बात, थर्ड पॉइंट देखो, गलती तो बेटा ज्यादा अत्याचार तो यहां की, थर्ड देखो यहां पर। अब इन्होंने कहा परमाणु में कुल धनावेश कुल ऋणावेश के समान होता है, अर्थात अर्थात परमाणु उदासीन होता है ना? तो देखो बेटा, परमाणु उदासीन होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है, यह वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आप लोग वास्तव में जानते हो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये राइट है। और आपको मैं बता दूं, इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था जे थॉमसन जी को उस साल, इलेक्ट्रॉन की खोज करी और प्लस ये मॉडल दिया था। भले ही मॉडल में कमी होगी, मैं मानता हूं, पर सबसे अच्छी बात पता क्या है, दूसरे साइंटिस्टों के लिए विकल्प बन गया कि अगर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी है तो पक्का कुछ ना कुछ और भी कण होगा, उसकी खोज करेंगे, है ना? तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो भी इनका पेपर था वो सबमिट करने के बाद दूसरे साइंटिस्टों के लिए प्रेरणा बने ये। तो पहले मुझे बताइए, क्या थर्ड पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया? और अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो प्लीज बोल दीजिएगा नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बेटा। और क्या, पढ़ाई लिखाई करो, तुम भी जीतो भाई।
यारो बहुत अच्छे बेटा। देखो अब आता है थॉमसन के मॉडल की कमियां। अब क्या आती है बेटा? जे जे थॉमसन के देखो बेटा, अब इनके अंदर मॉडल में सही बस एक ही बात थी, सारी गलती आई थी। एक तो यही सही था, बाकी ये भी गलत था और ये भी गलत था। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों पॉइंटों को मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप इन वाली स्टेटमेंट को, इसकी स्टेटमेंट भी याद रखना और ये कमियां भी है कि इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। तो ये बेटा लाइन गलत तो है ही, पर ये कमियों में भी आती है, ये कमी भी है इसकी। क्योंकि अगर मैं बार बार आपको यहां भी लिख के यही पॉइंट लिखाऊंगा तो बहुत बड़े नोट्स बनेंगे और फालतू में उनका कोई यूज नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब बात आती है इसकी जो वास्तविक कमियां और क्या थी। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को स्थितिज यानी स्टैटिक अर्थात रुका हुआ यानी ठहरा हुआ, ऐसा है ना, रुका हुआ ठहरा हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को स्थितिज अर्थात रुका हुआ माना गया, अर्थात यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन के गतिशील व्यवहार को नहीं समझा पाया, गतिशील उसके नहीं समझा पाया, ये है बेटा, व्यवहार को गति वह नहीं समझा पाया। नोट करिएगा। डन। बहुत अच्छे। चलो तो भाई फिर ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आज आपको पढ़ा के, क्योंकि इसके बाद अब मुझे दूसरा परमाणु सिद्धांत स्टार्ट करना है जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। तो रदरफोर्ड के बारे में हम बात करेंगे कल, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, कल मतलब कल की नेक्स्ट क्लास। तो तब तक आप मौज लीजिए और क्या, ऐसी जिंदा रहिए, जिंदा भाई, मजे लो, बहुत मजा इस चैप्टर में भाई, ठीक है। चिल करिए, मौज करिए, कल अगर आपका टेस्ट हो तो टेस्ट दे देना, अच्छा ठीक है, और कोशिश करोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते भाई, नमस्ते, बाय बाय। वीडियो कॉल, चलो देखता हूं, वीडियो कॉल लगा लेता हूं, चलो ठीक है। पर भाई देखो, तुम लोग यार फिर कंप्लेन करते हो कि हमें वीडियो कॉल में नहीं लिया,
वीडियो कॉल में बेटा मैं जान के नहीं लेता, जिसकी किस्मत में आए वो आ जाता है। बोल दिया, बोल दिया। यारा ओ यारा मिलना हमारा। आज तो भाई साहब फीफा का वर्ल्ड कप भी है, रोहित शर्मा का मैच भी था आज। सर वीडियो कॉल करना है एक बार, है ना भाई। आज नेमार जूनियर का मैच है रात को 3:30 बजे। ये ये भाई साहब पकड़ लिया, ऐसे कर देना भाई, बढ़िया हो रही है। हल्की है, दब तो रही है भाई, सर फोड़ देगी। दब तो रही है ना, सर फोड़ देगी, बेल है। भाई ये तो खतरनाक था। देखो भाई, डेक्ट्रो ओ मेरे बच्चों, चलो के, एक मिनट रुको, के वालों को देखते हैं भाई, है ना। इसमें आवाज आ रही है क्या? कम कर, ओके। ओ भाई साहब, के वाला डायरेक्ट जुड़ गया क्या एकदम? कृष्णा सीधा, ओ भाई साहब कृष्ण भगवान, हे देवी आप कृष्ण रूपी हमें पधारी। हेलो हेलो, क्या हाल है? कैसे हो बेटा आप, कहां से हो? कहां से हो बेटा? राजस्थान में कहां से? सीकर। अच्छा, कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? अच्छा, क्वेश्चन वोश्चन बन जाते हैं? अच्छा, पुराने बच्चे हो या नए बच्चे हो बेटा आप? अच्छा, पहला बैच है ऑनलाइन। तो इसका आज पहली क्लास थी या 2-3 क्लास हो गई इसकी? हाँ बिल्कुल ठीक किया तुमने, और बिल्कुल यही करना था। मोल कॉन्सेप्ट में बीच में आते तो फिर आप लोग यही परेशान होते कि ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, है ना। तो उसको तो हम रिवीजन के थ्रू कवर करवा लेंगे। ओके, चलो ठीक है बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इस बार निकालना है तुम्हें आईआईटी 2028 वाला, ठीक है। चलो, हेलो संध्या, संध्या, हेलो संध्या, पोज होगी बेटा संध्या तो। हाँ भाई, ये देखो, हेलो, एक एक करके बोलेगा, मैं सबको आज कोशिश करूंगा। जिनको अभी तक कॉल नहीं आई, मेरे को समझ में आ गया कि जब मैं एक साथ बहुत सारों को कॉल करता हूं ना, तो कुछ की मिलती है कुछ की नहीं। तो भाई विष्णु, नमस्ते, क्या हाल है, कहां से? उत्तर प्रदेश। और कैसा चल रहा है पढ़ाई? एक नंबर चल रही है। आप पुराने थे कि नए हो? नए हो या पुराने हो? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि आपने पहले चैप्टर से ही आ गए थे या अभी जुड़े हो बैच से? अच्छा, फर्स्ट चैप्टर से जुड़े हो तो तुम्हें तो दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ, वो तो प्रैक्टिस नहीं होती ना, 10वीं में कम ट्राई करी होती है हम लोगों ने। हाँ, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, आप अपना जो प्रो वर्जन है ना, हम लोगों की जो काबिलियत होती है, देख तो आदमी ऐसे कहता है कि हाँ तू बहुत बड़ा स्टार है, तू बहुत अच्छा कर सकता है, लोग ऐसे शाबाशी देते हैं बच्चों को, है कि नहीं। लेकिन शाबाशी के हकदार तब होते हैं जब आप अपने प्रो वर्जन में जाते हो। जैसे आपने देखा होगा, कोई प्लेयर होता है, तो जब प्लेयर मैच खेलता है तो वो स्टार्टिंग में पहले डेब्यूट करता है, फिर उसके बाद डेब्यू के बाद वो प्राइम पे जाता है, फिर वहां से डाउनफॉल भी आता है, अप एंड डाउन आता है कि नहीं आता।
तो अर्जुना के जितने बच्चे हैं इनका भी प्राइम आएगा। तो अभी मतलब 10th के एकदम बाद आप लोगों ने पहला चैप्टर कराया, तो आप ये मत सोचो कि हमारा प्राइम यही है और इसी को देखकर ये सोच लो कि हमसे आईआईटी होगा या नहीं होगा। तुम अगर ट्राई करते जाओ तो तुम्हारा ऐसा प्राइम आएगा कि आईआईटी भाई साहब चल के तुम्हारे पास आएगा। तो मैं आज एक गुड न्यूज दूं। एक तो मैं मेरा एक बच्चा था, ठीक है, ये तुम्हें दिखाता हूं मैं उसका उसका मैसेज आया, ये तो शायद नहीं दिखेगा। ये देखो तुम यहां पर अगर देख पा रहे हो, सर आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है और ये उसका अलॉटमेंट है, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपके जैसा ही था भाई। मतलब इस साल हिंदी मीडियम से इतने इतने सिलेक्शन हुए हैं, इतने सिलेक्शन हुए हैं कि मेरी इतना विश्वास बढ़ गया तुम लोगों को लेके कि यार तुम लोग तो बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो बस यही मोटिवेशन रखना है कि फोड़ देना है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा तुम ही थे क्या? अच्छा ठीक है, तुक्का नहीं मारना होता लेकिन। अच्छा अच्छा, ओके बेटा, एक्सपीरियंस हो तुम, है ना, है तो चलो ठीक है। तुम्हारा वर्ल्ड कप खिलाएंगे 2008 में और 2028 में। चलो ऑल द बेस्ट बेटा। नमस्ते भाई। हेलो बेटा। नमस्ते, क्या हाल है? सबसे पहले आप बताओ बेटा, आपका नाम और आप कहां से हो? प्रिंस यादव, यूपी में कहां से बेटा? कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? बढ़िया चल रही है। कब से ज्वाइन हो बेटा बैच के अंदर? अच्छा अच्छा, तो उदाहरण वगैरह क्लास के क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हें भी निकालना है आईआईटी और मिलने आना है, ठीक है। और जब तुम आईआईटी में जाओगे तो फिर हम मिलने तुमसे भी आएंगे आईआईटी के अंदर, ठीक है। तो जो भी हम बच्चों को निकालते हैं ना यहाँ से, हम उनसे मिलने, फिर मतलब हमारा फिर आगे की लाइफ एक साथ ही हो जाती है मिलजुल कर, ठीक है। तो कीप इट अप, लगे रहो भाई, ठीक है। अरे मजे करेंगे भाई, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, एक दो को और ज्वाइन कर लेता हूँ भाई, किसका नंबर आएगा किसका नहीं। कौन कौन आ गया भाई? अरे हैंग सा भाई। अच्छा एक ही है, संकल्प, क्या हाल है? कैसी चल रही है कल भाई पढ़ाई? कहाँ से हो आप ये बताओ? अच्छा, जैसे आप पहली दिन जब पहली क्लास में आए थे या बीच में आए हो? अच्छा, पहली क्लास में पहला दिन और आज में परिवर्तन लग रहा है अपने अंदर? इंप्रूवमेंट है? और बताओ बाकी सब ठीक? तो तुम करोगे आईआईटी? कितना मोटिवेशन है? हाँ, यही एटीट्यूड चाहिए भाई, इस बार फोड़ देंगे। हिंदी मीडियम का बच्चा कोई भी ऐसा नहीं चाहिए मेरे को जो डरपोक टाइप का हो। हम तो हिंदी, है ना, आग लगा देनी है, ठीक है संकल्प। चलो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। और भाई अंशिका, अंशिका, चांदनी, मयंक, काव्यांजलि, हेलो बेटा, एम आई ऑडेबल? हेलो काव्यांजलि, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? कहां से बिलोंग करते हो? यूपी गोरखपुर। कैसी चल रही है पढ़ाई? क्वेश्चन समझ में आते हैं? थॉमसन बाबा ने कितनी गड़बड़ की समझ में आ गई? और नोबल, इनको नोबल प्राइज भी मिला, ये गलत बात है कि नहीं? अरे इनको नोबल प्राइज मिला था अपने टाइम पे। नोबल प्राइज समझते हो क्या होता है? साइंटिस्टों का सबसे बड़ा प्राइज।
चलो और बताओ, तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में आईआईटी के बाद? पैसा ही पैसा छापोगी, ये बोलो सीधा, पैसा ही पैसा छापेंगे। चलो बेटा ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके बेटा। हेलो यश, क्या हाल है? ठीक, कहां से हो बेटा? यूपी में कहां से? अच्छा, एमपी से। ओके, कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई आपकी? पहले से पहली क्लास से ज्वाइन किया था या नए हो या बीच में? अच्छा, कैसी वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? इंप्रूवमेंट है आपके अंदर? बहुत इंप्रूवमेंट है। पहले तो तुम्हें आदत होगी है कि घंटे बैठने की लगातार, कंसंट्रेशन अब 3 घंटे बैठते हो लगातार, 1 घंटा 45 मिनट फिजिक्स है बेटा? अच्छा, वो भी देखते हो आप? ठीक है, तो उसमें इन दोनों में तुम क्या प्रेफर कर रहे हो? बिल्कुल सही कर रहा है बेटा। मैथ्स के लिए तो करना यहां से, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, और जो आपको रीजनिंग और जो इंग्लिश और हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी उसको करना वहां से, ठीक है। और जाना है, तुम स्मार्ट बंदे हो एकदम, ठीक है, एनडीए में फोड़ना है। चलो, जय हिंद। जय हिंदी। हेलो, एम आई ऑडिबल? जय हिंद। हाँ, अपने अंदर वो एटीट्यूड लाओ फौजी वाला, ठीक है। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। मयंक, हेलो बेटा, इसमें माइक नहीं होता है, केवल सुनने का होता है हेडफोन। मयंक भाई, ये सुनने का होता है, इसमें माइक नहीं होता। क्या हाल है? मैं तुम्हारे बस लिप सिंक से ही समझ पा रहा हूं, तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही। तुमने बोला है बढ़िया, बढ़िया बोला ना, बढ़िया। और यूपी से? यूपी से हो, राजस्थान से? अच्छा, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? बढ़िया चल रही है? क्वेश्चन वगैरह लग रहे हैं? ठीक है यार, तुम लोग सारे 11वीं के बच्चे एकदम स्मार्ट स्मार्ट आ गए हो, क्या बात, कूल हो गए क्या तुम? कूल बॉय मयंक। और बताओ बेटा, 2028 में आईआईटी करके आओगे? कंफर्म फोड़ना है इस बार, है ना? 300 में से 300 नंबर, 100 परसेंटाइल। और तुम्हें भी ऐसे ही जैसे अपन के बच्चों ने आईआईटी आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिए हैं ज्यादातर, क्योंकि अपन नोएडा में रहते हैं तो उनका भी रहता है, सर हम यहाँ पे बढ़िया लगता है। तो ऐसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की में एंटर लेना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। तो भाइयों, ये कुछ लोग हैं जो हैंग हैं। संकल्प से बात हो गई, चांदनी तो अंधेरे में है। चलो ठीक है भाई, आज के लेक्चर वहां में इतना ही रखते हैं। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, और आई विश कि आप लोग जो है आईआईटी में जाएं, और मजा ही आ जाता है भाई। मतलब आप लोगों से बात करना है कि ये वीडियो पे, और जब आप आईआईटी के अंदर जाएंगे और फिर हम आपसे मिलने आएंगे, आईआईटी के अंदर भी मिलने आते हैं हम, तो वो एक अलग वाइब होती है भाई।